नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। और अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम ये भी जानते हैं कि औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आयुर्वेद बात करता है आहार, विहार और औषध की। औषध आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण बेंचमार्क सेट कर सकते हैं अगर हम सही औषध पर काम करें तो। इसके लिए आगे मुझे लगता नहीं कि मैं ये बताने के लिए एक सही व्यक्ति हूँ, यहाँ पर जो मैं बैठा हूँ। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्री के प्रजापति सर, प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में सर कुलगुरु के पद पर आसीन हैं। और सर ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अपना यूजी किया है, फिर पीजी सर ने पीएचयू से किया है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद मतलब लोगों के अगर मैं कुछ भी किसी को भी बोलूं कि आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है, तो लोगों के मन में सबसे पहले आता है गोली, काढ़े, ये सारी की सारी चीज़ें। पर ये सारी की सारी जो विधा है, एक वैद्य जब कुर्सी पर बैठकर अपने रोगी को देख रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा तबका जो उनके सपोर्ट में लगा होता है, वो होता है औषध निर्माण का, औषधशाला का। तो सर उसके विषय में आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा त्रिपाठी जी आपने, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पहले से भी रहा है कि ये 3 आधार स्तंभ होते हैं हमारे लिए। उसमें औषध एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे चिकित्सा में, क्योंकि अगर अच्छी औषधियाँ हमको न मिलें तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत कठिन काम हो जाता है कि अच्छी औषधियाँ हमको मिल जाएँ और वो हमें सही डायरेक्शन में उनसे काम कर सकें। क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि वैद्य खुद ही दवाइयाँ अपने पास कलेक्ट करता था, खुद ही बनाता था, खुद ही उसको डिस्पेंस करता था जैसी ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से। अभी भी आपने कई जगह देखा होगा कि जो वैद्य अपनी दवाइयाँ खुद बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है और वो बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने हिसाब से अप एंड डाउन करते रहते हैं। लेकिन जब से फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई हैं, दिस इज़ द मशरूम ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। नो डाउट बिजनेस है, अच्छा इकोनॉमी है और इन औषधियों की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे आयुर्वेद में। क्योंकि पहले क्या था, लिमिटेड रिसोर्स में हमें काम करना होता था, लेकिन अभी जब औषधियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और ग्रोथ रेट भी 15 से 20% का हमारे आयुर्वेद का इंडस्ट्री का है इसमें, और बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें आए हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं इसमें। लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत अपडेट हुआ है इसमें, कि जैसे हमको बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में कभी महीनों लगा करते थे, अब वो कुछ घंटों में बन जाती हैं। और जो हमें हाइजीन मेंटेन है, हमारे जीएमपी आ जाने से बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हाइजीन की, जो हमारे ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की, बहुत सारी चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय कि इस समय गूगल का ज़माना है और कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले अपने डिजीज़, अपने लक्षण सब कुछ वो गूगल पे सर्च करके आता है। मैक्सिमम टाइम वो दवाई भी बता देते हैं हमको, कि कई बार तो ये होता है, हमने अभी एक सर्वे किया था दिल्ली में, जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके पास 70% हमको वहाँ पे वो जो सेल कर रहे थे उसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ लोग लेके जा रहे हैं। दिस इज़ द आउटकम। हम बड़े आश्चर्यचकित में बैठे तो उन्हें पता चला कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो हमारी है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं 80% हम अपने घर में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा आयुर्वेद भी होता है अननोइंगली। लोग जानते नहीं है लेकिन अननोइंगली हमारे जानते हैं। तो जुकाम, बुखार, खांसी कुछ भी होता है तो हम घर में तुलसी का काढ़ा, चाय में डाल के तुलसी, अदरक का काढ़ा, ये सब पीते रहते हैं। ये क्या है? ये सब आयुर्वेद ही है। लेकिन इनकी क्वालिटी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस समय अवेलेबिलिटी को लेकर हो चुका है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल पहले हमारे पास वाइडली अवेलेबल थे, एमेंडेंट में अवेलेबल थे, वो धीरे धीरे करके सब ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते थे वहाँ अब जो है बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो जब वो पेड़ पौधे ही नहीं मिलेंगे हमको तो हमारे लिए प्रॉब्लम तो रहेगी ही। और इसीलिए आपने देखा हो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने पे भी वो हमको अवेलेबल नहीं होती हैं। सही बात। क्योंकि उनकी क्वालिटी को लेके इशू बहुत ज़्यादा है। कुछ काम किया है हमारी सरकार ने भी इसमें, एनएमपीवी नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड बनाया अलग से इसको देखने के लिए। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी अब मस्ट किया है उनको अभी कि वो एक कल्टीवेटर, अपना कल्टीवेशन हर्ब्स का
एक कोई ना कोई ड्रग का वो करेंगे तो ही उनको परमिशन मिलेगी। अभी ऐसी बातें हो रही हैं धीरे धीरे करके, और जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं अभी, जैसे डाबर है, बैद्यनाथ है, झंडू है, हिमालय है, इन सभी लोगों ने अपना अपना कल्टीवेशन का एरिया डिफाइन कर लिया है। कुछ दवाइयाँ वो हिमालय में ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ वो आसाम गुवाहाटी से ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ वो विंध्य प्रदेश से ले रहे हैं, कुछ वो दवाइयाँ राजस्थान से ले रहे हैं। डायरेक्ट फार्मर से भी उन्होंने कांटेक्ट कर लिए हैं इस समय। और ऑर्गेनिक का, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अब वो केमिकल युक्त जो खाना है वो भी प्रॉब्लम हमारे लिए है, लेकिन अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है, और अब बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक के नाम से देखिए 10 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती है। सही बात है। क्यों? उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, क्योंकि उसमें वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, तो इसलिए वो महंगी पड़ती है। तो ऑर्गेनिक के नाम से बहुत कुछ बिक रहा है अभी हमारे यहाँ, नेचुरल के नाम से, ऑर्गेनिक के नाम से। आयुर्वेद में वेलनेस का कंसेप्ट है, हमारा अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो भी नाम अभी बिकने लगा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अभी पब्लिक को समझ में आने लगी है। कोविड में क्या हुआ है कि कई बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हमारे सामने, जिसमें इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम लोगों ने अपनी दवाइयों का यूज़ करके बहुत लोगों को सर्वाइव करा लिया, क्योंकि जिसने डाइट, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज मेंटेन किया वो सर्वाइव होकर बाहर आ गया, जो नहीं कर पाया वो सीधे राम प्यारे हो गए। तो इसलिए अब लोगों को समझ में आने लगा है। तो आपने देखा भी होगा कि योग को भी सभी लोगों ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो ड्रगलेस थेरेपी है। हमारी क्वेश्चन मार्क उठता है हमारी क्वालिटी को लेकर, और हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर बना दिए हैं, अभी QCI पैरामीटर्स बन गए हैं सभी के, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जैसे हम रासना यूज करते हैं, राजस्थान में कुछ और प्लांट यूज करते हैं, साउथ में कुछ और प्लांट यूज करते हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी रहती थी। स्पीसीज़ को लेके थोड़ा वेरिएशन होता है, जीनस एक ही होता है, लेकिन स्पीसीज़ को लेके वेरिएशन होता है। और ये हमने देखा है, पर्सनली भी देखा है, क्योंकि मेरा भी अपना पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार हमको 7-7, 8-8 टेंडर में से 7 टेंडर कैंसिल करने पड़ते हैं क्वालिटी के लेवल पे, फिर हम ड्रग पाते हैं। तो जो मार्केट में 600 से 700 रुपये किलो चीज़ें हैं, वो अगर हम सही पे जाते हैं तो हमें 3000, 4000, 5000 रुपये किलो तक की मिलती है। कुछ काम हम लोगों ने अपने PG PhD के दौरान कराया है, तो उसमें ये प्रूव हुआ है। जैसे स्पेशली हम बताएं आपको, एक बाल चतुर्भुज चूर्ण होता है हमारा, बच्चों में यूज किया जाता है जनरली, डायरिया, डिसेंट्री छोटे बच्चों में करते हैं हम लोग जनरली, बहुत यूज करते हैं। उसमें एक कंटेंट है उसका कड़वा अतीस, वो अतीस के नाम से वहाँ पे है, उसमें कड़वा अतीस यूज करना चाहिए। और मार्केट में मीठा अतीस तो 300 रुपये किलो मिलता है, और कड़वा अतीस मिलता है हमको 4000 रुपये किलो। तो अगर हम उसे 4000 रुपये किलो डाल के बनाएंगे तो उसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो लोग जितने भी फार्मेसी वाले वो मीठा अतीस डाल के बना देते हैं, उनमें ड्रग में वो क्वालिटी आती नहीं है, वो रिजल्ट आते नहीं है। बदनाम कौन हुआ? कभी वैद्य बदनाम होता है, कभी दवाई बदनाम होती है। कई बार ये घटनाएं घटी हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। क्योंकि अभी अब हरितकी के बारे में देख लीजिए, अपने यहाँ 6 वैरायटी बताई गई है, सबके अलग अलग गुण बताए गए हैं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे तो गिनी चुनी वैरायटीज़ मिलती है, मिक्स मिलती है, उनका यूज नहीं करना आता है लोगों को। पुरानी ड्रग, अब हमारे यहाँ कास्ट औषधियों का सेल्फ लाइफ केवल 1 साल का बताया गया हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब फार्मेसी में हम दवाइयाँ बना रहे होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं, और हम टेंडर निकालते हैं, दवाई परचेज करते हैं, फिर स्टोर में लाते हैं, फिर जब दवाई बनाते हैं उतने में ही 1 साल निकल जाता है। उसके बाद भी दवाई के हमको रिजल्ट मिलते हैं, मतलब हमारी दवाई में वो कैपेसिटी है जो वो आगे भी मेंटेन होगा। तो कंडीशंस उसके साथ लग जाती हैं, स्टोर वेल इन कूल एंड क्लाइमेट कंडीशन, अगर हमने उसको रखा है तो सेल्फ लाइफ हमारी ड्रग्स की बढ़ जाती है। ओरिजिनल फॉर्म में जैसे हम घरों में घी लेते हैं, पुराना घी खाने का विधान है हमारे पास, धान्य वर्ग में लेते हैं, गेहूँ, जौ, चावल कभी भी नया नहीं खाया जाता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उसको रख दिया जाता है, 2 महीने 3 महीने के बाद हम खाना शुरू करते हैं, क्योंकि नए में कुछ और गुण होते हैं और पुराने में कुछ और गुण होते हैं। तो हमें जो चाहिए, तो ये एंगल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जनरली क्या बिजनेसमैन नहीं समझते। इसलिए
हम सब लोगों ने मैंडेटरी किया है कि जितनी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी वहाँ कम से कम एक बीएमएस वाला रहेगा। आयुर्वेद में ऐसे ही बीयूएमएस में यूनानी वाला, सिद्धा में सिद्धा वाला, जिससे कि वो क्वालिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन को लेके है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेस के बाद फिनिश प्रोडक्ट, इन तीनों जगह पे प्रॉब्लम आ रही है इस समय। क्यों? रॉ मटेरियल ओरिजिनल मिलता नहीं, मिलता है ओरिजिनल तो भी प्रोसेस बनाने वाली भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो बनाने में भी उनको ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट लेके जाते हैं, तो उसमें उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट है ये स्टडी है नहीं हमारे पास। और चूँकि क्लासिकल में आता है ये सब कुछ, तो इसलिए उसका हमें एक्सपेरिमेंटल और ये फार्माकोलॉजी से छूट मिली होती है। तो पेटेंट में तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने क्लासिकल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें एज ए होल, तो हम इतना सब होने के बाद भी हमारी दवाइयाँ इतना काम कर रही हैं जो पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करने की कैपेसिटी रखती हैं, अगर उनकी सूटेबल डोज, सूटेबल कंडीशन और सही अनुपान और सहपान से हम दे सकते हैं। तो अदरवाइज कहने का तो ये होता है कि इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं हमको। अगर हमने ठीक से यूज नहीं किया है तो ये गलती हमारी है, दवाई की कोई गलती नहीं है। कई सारी कंडीशंस हमने अपने अपने पीछे बैक लाइफ में देखी है कि जहाँ लोगों ने एक्सेस ड्रग का यूज किया, उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए, संयोग से वो हमारे सामने आए। हम तो अपने कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने में, चूँकि हम लोग रस शास्त्र वाले हैं, अनुपान सहपान के बारे में पता है, एंटीडोट के बारे में पता है, तो हम लोग अपना यूज करके हम उनको सर्वाइव करा ले जाते हैं। तो बाकी सबों में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए प्रिकॉशनली हमको अलर्ट होके दवाइयों का सिलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए। आज की प्रैक्टिस को लेके या पुरानी प्रैक्टिस को लेके हम परंपराएं देखें तो हमारी होता है कि कई दवाइयाँ एक साथ मिला के एक पुड़िया में बना के एक पुड़िया दी जाती थी। वैद्य जी लोग देते थे और ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, ठीक भी होते थे। मेरा ये मानना है कि ये सिस्टम इमीडिएट के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी एक या दो ड्रग कुछ डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ सफिशिएंट है हमारे ट्रीटमेंट करने के लिए, और ये प्रूव हो रहा है, इसके एविडेंसेस आ चुके हैं। इट्सेल्फ जहाँ तक की बात है दवाइयों का असर होता है नहीं होता है, हम खुद एग्जाम्पल है, क्योंकि हमको 2006 में खुद को ब्रोंकियल अस्थमा हुआ, और जो कि एमडी पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, जहाँ हम मॉडर्न भी पढ़ते थे, गुरुकुल में भी मॉडर्न पढ़ते थे। ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है आज भी मॉडर्न के किताबों में, लेकिन हम क्यूरेबल होके बैठे हुए हैं क्योंकि अपनी दवाइयाँ यूज़ की, अपना ट्रीटमेंट यूज़ किया। हम खुद इनहेलर तक पहुँच गए थे। हमारे साथ में हमारे जामनगर में अनूप भाई ठाकर थे, तो वो पंचकर्म के एक्सपर्ट थे, उनको हमको मनाने में टाइम लग गया। उनको हमको 6 महीना मनाना पड़ा कि पंचकर्म का ट्रीटमेंट ले लो। उस समय तक हम नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने पंचकर्म का ट्रीटमेंट लिया तो उस रात जो हम सोए विरेचन के बाद, हम जो उस रात को जो सोए वो आज भी हमें याद है। इतनी काम एंड कूल स्लीप आई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने फिर से ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद 2 बार वेरिएशन लेने के बाद, अब ये बात है 2008 और 2010 की, 2010 से 2 ऑपरेशन हो चुके मेरे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ब्रोंकियल अस्थमा की कॉम्प्लिकेशंस नहीं। और इस तरह के जब हमने अप्रोच किया तो हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी इसमें बनाई, हमने बहुत सारी पीजी भी की, पीएचडी भी कराई, और सभी में रिजल्ट। अभी हमारे जब ओपीडी में होते तो ब्रोंकियल अस्थमा के केस सबसे कम होते हैं, क्योंकि अब हमें पता है एलर्जिक और ऑर्गेनिक जी, एलर्जिक और फंक्शनल, जो दोनों कंडीशन आती है, और मैक्सिमम टाइम एलर्जिक अस्थमा होता है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब कुछ है। अगर उसको हमने कहीं कोप अप कर लिया तो हम ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। गुरुजी, जैसे हमारी प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं, जब हम लोग पेशेंट देख रहे होते हैं तो कई बार अब पेशेंट्स आते हैं, वो जैसे अभी आपने बात करी कि वो खुद से लेकर आएंगे कि हम ये दवा खानी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो बात चल रही है, इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनको जो बीएमएस की डिग्री नहीं है या उनको ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का, पर वो कहीं से सीख कर उसके बारे में लगातार बताते चले जा रहे हैं।
क्या भारत सरकार को या इस तरह की चीज़ों में सख्ती रखनी चाहिए कि ये इसका इस तरह से मिसयूज़ ना किया जा सके? जब लोग सही चिकित्सा, सही वैद्य से सही परामर्श करके अपने दोष धातु के हिसाब से अगर औषधि लेंगे, तो उनको लाभ मिलना निश्चित है। लेकिन अगर इस तरह से बिना किसी ज्ञान के कोई अगर उनको दे रहा है और वो ऑब्वियस सी बात है उनको सही उनके उनके दोष के हिसाब से सही नहीं बैठी, तो परेशानी होगी। तो क्या इसमें सख्त कदम उठाए नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल उठाए जाने चाहिए और सरकार उठा भी रही है, लेकिन दिक्कत ये होती कि इसमें कंप्लेंट करनी होती तो कंप्लेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हमारे पास आपको ध्यान होगा तो फार्माकोविजिलेंस सेल नहीं थी पहले। आज तो नेशनल लेवल पे पूरी फार्माकोविजिलेंस सेल बनी हुई है, नोडल सेंटर है हमारा या उसके लिए, और हम काम कर रहे हैं कि इस तरह का कहीं भी कोई रिपोर्टिंग होती तो उसके अगेंस्ट में एक एक्शन होता है। हम लोग जो है कोशिश करते हैं, कई सारे हम लोगों ने पेपर से एडवर्टाइजमेंट भी हटाए हैं। लोग क्लेम करते थे, जैसे बाबा जी ने क्लेम कर दिया था तो कितना हंगामा हुआ था, आपने देखा था। पूरा क्लेम हटाया गया वो। इसी तरीके से बहुत सारे क्लेम्स पेपर्स में इस तरीके से आते थे। आप फेयर लवली का आपको ध्यान होगा कि वो क्लेम करते थे, वो भी हट गया। आयुर्वेद को ब्लेम करने का काम हो जाता था। लोगों का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। पब्लिक हमारी क्या होती है कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देख के, बड़े बड़े लोगों को देख के तुरंत उनके पीछे भाग जाते हैं। और आप इमेजिन करिए कि हम 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में अगर 1% ने भी उस ड्रग का यूज़ कर लिया या ले लिया तो 14 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। बिल्कुल। और इतना तो बड़ी छोटी छोटी कंपनियों का पूरे साल का नहीं होता है बिजनेस। बिल्कुल। तो और 1-2 साल चल गया तो फिर पूछिए मत, करोड़पति बन गए हैं। क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे चीज़ों को समझ के लोग तुरंत जाते हैं। और हम अभी देख रहे हैं ऑनलाइन मीडिया का, आप तो फोकलोर की बात कर रहे हो। फोकलोर में तो फिर भी चलो प्रैक्टिस है, सड़क के किनारे बैठ रहे हैं लोग, गांव में कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, वो देख रहे हैं। अब उसको एकदम से बंद करा देना वो हमें लगता है ठीक नहीं है। उनको एविडेंस बेस में, अब मैं सरकार ने लिया है उसमें स्टेप, इस तरह के जो भी फोकलोर मेडिसिन जो भी लोग यूज कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके उनका एविडेंस जनरेट करके उसको क्लासिक में ऐड करने की बात चल रही है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी चेंजेज भी आए हैं अभी। जो दवाइयाँ पहले प्लांट्स मिलते थे वो नहीं मिल के दूसरे प्लांट्स मिल रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स इनकॉर्पोरेट कर रही है। ये PCIMH का काम है ऑन द बिहाफ ऑफ सरकार, तो वो लोग कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा बॉटनिकल का एक अलग से मोनोग्राफ बन रहा है वहाँ पे, जो इस तरह के ड्रग्स बॉटनिकल छूटे हुए थे जड़ी बूटियाँ, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। दूसरा, जो सड़क के किनारे बैठते हैं वहाँ तो कंप्लेंट करके हम उनको हटवाते ही हैं, ऐसा नहीं है। वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस। जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है उसको इनको करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी कंप्लेंट करनी है। सुटेबल प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट करेंगे तो ही उनके खिलाफ कंप्लेंट होगी। कई बार हमने कंप्लेंट की, जैसे दिल्ली में भी हम थे तो हमारे अय्या के बाहर ही 2 बैठते थे, हमने कंप्लेंट करके वो पुलिस से हटवाया दोनों को वहाँ पे। लेकिन अब वो उनकी रोजी रोटी है, वहाँ से उठ के कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। तो डिमांड है पब्लिक, शहर में आपको मिलेंगे। हाँ, पब्लिक उनके पीछे रहती है। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए इसके लिए। जैसे गूगल सर्च करके चीज़ें देखती है, वैसे इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो पब्लिक की डिमांड के ऊपर सब कुछ चलता है। तो पब्लिक, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा एक्शन लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं लेती है। हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारे पेपर से एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे इस तरह से टीवी से एडवर्टाइजमेंट जो नहीं होने चाहिए थे, जो क्लेम्स थे उनको हटाया गया है, बैन किया गया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, पेनल्टी भी लगी हुई है। तो ऐसे हैं अपने पास, रूल्स रेगुलेशन भी हैं अपने पास। हमको अवेयर होकर उसको रिपोर्ट करना होता है। और ये फार्माकोविजिलेंस सेल का ही काम है, जो उस एरिया का जो फार्माकोविजिलेंस है उसको ही रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के बाद एक्शन लेने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट अभी सीधा उसको रिपोर्ट करती है और वो सरकार से ही हटते हैं। वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में यह प्रोविज़न है। तो उसके हिसाब से वो सब हटाया जाता है। कोई भी क्लेम इस तरह से नहीं कर सकता है। जैसे गुरुजी आप औषध निर्माण करते हैं, तो औषध निर्माण का जो मुख्य घटक है असली द्रव्य है, जो हमको धीरे धीरे पर्यावरण ऐसा होता जा रहा है और सारी चीज़ें होती जा रही हैं और वो विलुप्ति की कगार पर है। अभी आप देखेंगे बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसमें हम उनके लिए वो विलुप्त हो गई हैं, हम ऐसा कहते हैं। अभी लेटेस्ट ही एक आया कि हिमालय रीजन की 12 जो मुख्य जड़ी बूटियाँ हैं वो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो क्या ये वैद्यों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहें? आज के पौधे कल हमारे लिए ही तो औषधि बनने वाले हैं। वैद्यों को इस बात का बीड़ा नहीं उठाना चाहिए कि वो सिर्फ द्रव्यगुण गार्डन की जगह अपने घर के गार्डन में भी औषधीय पौधे लगाए?
इन सारी बातों पर फोकस करें, ध्यान दें, लोगों को प्रेरित करें इसके लिए? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमें लगता है कि जिसके जिसके पास भी इस तरह की जगह है किचन गार्डन में, उसको ये औषधियों का प्रयोग करना चाहिए अपने यहाँ पे। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि एटमॉस्फेरिकल चेंजेज़ जो होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेज़ होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी ख़त्म होती जा रही हैं। तो उनको बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए और ये हमारे लोगों को ही करना चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दूसरे लोग तो क्यों करेंगे इसको चीज़ को। तो ये हम लोगों को इसका बीड़ा उठाना चाहिए और करना चाहिए। हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता दें कि हम जब PCIMH में डायरेक्टर थे, तो हमने वासा की हेज लगवाई थी। आज वो हेज देख के इतनी खुशी होती है, वो कट के भी वो हमको दिखती है। वहाँ तो काम नहीं हो पाता वासा का उतना, लेकिन उसका एक एक्सपेरिमेंटल हमने अपने जोधपुर में किया जाके, अपने हॉस्पिटल के सामने वाले ग्राउंड में हमने निर्गुंडी की और वासा की हेज लगाई है। आज पेशेंट है, हॉस्पिटल में है पेशेंट, जो भी वहाँ से सीधा पत्ती तोड़ते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, काढ़ा बना के खुद ही पीते हैं और वो रिज़ल्ट हमें देखने को मिले, इसलिए हमने अब उसको एक्सटेंड कर दिया है। क्योंकि जहाँ जोधपुर में हमारे पास ज़मीन बहुत है, तो हमने वहाँ हेज के रूप में ये फालतू की हेज जो है, जो इसमें थी, वो उसको हटा के हमने वासा, निर्गुंडी, इन्हीं की हेज लगानी चालू की है कि कम से कम ये हमारे लिए कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जुकाम, बुखार, खांसी छोड़ देते थे, वासा सब में काम करती है। निर्गुंडी, वात व्याधि, आम वात, जितनी व्याधियाँ हैं सब में काम करती है। तो उसमें देखा कि बहुत सक्सेस रहा हमारा। और इस तरीके से अगर हम किचन गार्डन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया, आयुष्मान भारत में वो योजना थी, उसमें जो जो PSC थी, उन PSC को 25-25 प्लांट्स वहाँ आसपास सर्वाइव कराने हैं। दिस इज़ द गवर्नमेंट एटीट्यूड गवर्नमेंट, लेकिन वो फल फूल नहीं पाया। कई जगह पे ऐसे रह गया, कई जगह पानी की प्रॉब्लम है, कई जगह रख रखाव की प्रॉब्लम है, तो नहीं हो पाता है। लेकिन करना चाहिए हमको, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर्बल गार्डन डेवलप हो रहे हैं और वो मेडिसिनल हर्बल गार्डन डेवलप हो रहे हैं। हमें लगता है कि हर्बल गार्डन के नाम से जो भी गार्डन है, जितने भी हमारे जो घूमने वाले हैं दिल्ली में, जैसे है बड़े बड़े सिटीज़ में गार्डन बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का ही प्लांटेशन करना चाहिए। तो हमें लगता है कि उससे हम सर्वाइव भी करा लेंगे, चीज़ें यूज में भी ज़्यादा आएंगी और लोकल लोगों को मिलने भी लगेंगी वो चीज़ें। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि जहाँ जो लोग अवेलेबिलिटी है वहाँ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाते हैं। और इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि हम एक स्टडी किया हमने अश्वगंधा को लेके, 6 वैरायटीज़ अश्वगंधा की अवेलेबल है, यही CDRI का रिजल्ट था। और अश्वगंधा को लेकर उसमें केवल 2 वैरायटी जो जीनोटाइप है वो तो सेम है, फिनोटाइप सेम है, जीनोटाइप में केवल 2 ऐसी वैरायटी मिली जिसमें कि वो एक्शन मिल रहा है। तो बाकी अश्वगंधा खिलाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, जब उसमें एक्टिविटी नहीं है तो वे कैसे करेंगे। तो इसलिए उस लेवल तक जाने की ज़रूरत है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, HPLC, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, इन सिल्को स्टडी, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, जिनसे हम इन चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसमें क्वालिटी में, इसमें ड्रग में ये एक्शन है कि नहीं है। अननेसेसरी खाने का भी कोई मतलब नहीं है। जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे औषधि चाहिए, तो मैं कैसे पहचान पाऊँगा कि मैं अश्वगंधा मैं पहचान लूँगा, लेकिन मैं ये अश्वगंधा कैसे पहचानूंगा कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं? उसके लिए वैद्यों को कैसे जानकारी प्राप्त हो? इसके लिए क्या होता है कि लोकल लेवल पे एक हमारा CME टाइप का, अभी मेडिकल ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में है उनके लिए और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए साल में बनाया जा रहा है और प्रोविज़न किया जा रहा है। अभी धीरे धीरे करके आगे कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी ये कंपलसरी होगा कि उनको ये अटेंड करना है, साल में एक CME अटेंड करना ज़रूरी है। इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट उनको एक्सपोज किए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, आप इसको इसमें इनकॉर्पोरेट करिए। ये इट इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो वो NCISM टेक ओवर कर रही है और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी मेडिकल ऑफिसर्स को हम लोग कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में लेके हम नहीं जा पाते। अभी हमें लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा संख्या है, तो प्राइवेट में NCISM ही करेगी उसको, वो पार्ट वो ऑलरेडी इन कंसिडरेशन है। और इस तरह से होगा तो हमें लगता है सबको फ़ायदा मिलेगा। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि काफ़ी सुनने में आता है, OPD लेवल पर वैद्यों को सामना करना पड़ता है इस बात का। जनरली भी लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं उसमें मेटल होते हैं, आप औषधियाँ खुद बनाते हैं, तो उस ये मिथ है या इसकी कितनी सच्चाई है, इस बारे में एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, आयुर्वेद की दवाइयों को ब्लेम करना गलत है। मेटल मिनरल्स
धरती में होते हैं, हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, ये सब जगह होते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल पार्ट है। ट्रेस अमाउंट में, ट्रेसेस में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बायोकेमिकल जितने भी बायो एंजाइम्स होते हैं उसमें मेटल मिनरल्स ही होते हैं। और आपने देखा होगा कई बार इमरजेंसी मेडिसिन कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉल पिलाते हो, आप खिलाते भी हो, पिलाते भी हो, सब कुछ करते हो। कैल्शियम अभी बी कैल्शियम, विटामिन डी और B12 की तो कमी की वजह से पता नहीं कितने लोग बीमार हो रहे हैं आजकल। अगर हमने सही से खाना खाया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, सही पानी पीता होता। अब इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ कंटामिनेशन की। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि औषधियों में है, सभी जगह है कंटामिनेशन, हमको चेक करना चाहिए। क्योंकि रूटीन में अगर हम कंटामिनेटेड फूड मटेरियल या ड्रग लेंगे तो वो नुकसान करती ही करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो अब उसका रूल बन चुका है कि जो भी हैवी मेटल्स हैं वो हर्बल ड्रग में एक लिमिट के बाद नहीं होने चाहिए। लेकिन वो मेटल्स मिनरल्स अगर दवाई के फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो वो वहाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट है और वहाँ रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम दे रहे हैं। तो वो ड्रग के फॉर्म में जब दे रहे हैं तो ड्रग की बात अलग हो जाती है। फूड के पार्ट में अगर ले रहे हैं, रूटीन यूज में कर रहे हैं तो अलग हो जाती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि हमने कई जगह विजिट भी किया है। जैसे हम सोनभद्र रीजन में गए थे, वहाँ पे कोयला यूज होता है, वहाँ इतना सिल्का निकलता है, इन सिल्कोसिस उनको बहुत होती है। ऐसे ही हम जोधपुर में है तो वहाँ पत्थर खोदा जाता है, मार्बल की है, स्टोन माइनिंग है, वहाँ सिल्कोसिस होती है। तो उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि वो रीजनल वो जगह की वजह से प्रॉब्लम है। तो अगर वहाँ पानी कंटामिनेटेड है, वहाँ की सॉइल कंटामिनेटेड है, वहाँ फूड पार्टिकल भी कंटामिनेटेड होंगे, ड्रग भी कंटामिनेटेड होंगे। और ऐसे कई सारे कंसाइनमेंट हमने देखे हैं कि इस तरह के अगर जाते हैं तो लौट के भी आते हैं, चेक होता है उनका हैवी मेटल, स्पेशली लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये कंपलसरी है। तो इनको तो चेक करते हैं। इसके बाद अब तो क्वालिटी के लिए एक मस्ट पैरामीटर हो गया है ये कि अगर ये बियॉन्ड द लिमिट है तो उनको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये आप दिस इज अ पार्ट ऑफ, अगर ऐसा कुछ है तो आप जो भी किसी को पता चलता है बताएगा तो वो सबको वो पूरा का पूरा बैच हट जाता है, तो डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि पूरा बैच खराब होने का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लोग इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया में तो ये सब कंटामिनेटेड मटेरियल्स हैं, तो हमको फोकस करना चाहिए इस पर, क्वालिटी को लेके। और इसका जो पैरामीटर जो GMP के हिसाब से क्वालिटी पैरामीटर में उसमें ये एक लिमिट दे दी गई है। उस लिमिट से अगर ज़्यादा जाता है तो प्रॉब्लम है, उस लिमिट से अंदर है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो है सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडी ड्रग का किया जा चुका है। तो वो है, उसको फॉलो करना चाहिए। और फूड पार्टिकल्स के लेवल पे अगर है तो हमको वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ कंटामिनेशन किस वजह से है, उस कंटामिनेशन को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी RO वाटर पी पी के हम लोग परेशान हो चुके हैं। कैंगन वाटर एक हाँ, तो अभी कैनन वाटर आ गया है। हमारा जब हम पहले गड्ढा खोद के ज़मीन से पानी पी लेते थे तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। आज हम RO वाटर पी के वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने सारे मिनरल्स को निकाल दिए। अब वापस हम उस RO वाटर को मिनरल वाटर करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिट्स ऐसी लग गई हैं यहाँ हमारे दिल्ली, हमें लगता है कैंट में लगी है यूनिट, पूरी वाटर में एक लगी है, वो क्रिस्टल्स के थ्रू पानी होता है, पानी पास होता है, मिनरल वाटर के रूप में ना जा रहा है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसके। तो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में जो था कंडीशन उसमें अब में कंटामिनेशन सभी चीज़ का अगर हम देखें ओवरऑल वर्डन तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सभी चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा तो एक ही मानना है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ और अपनी डाइट एंड लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकें तो हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे। जैसे पहले 100 साल जीते थे लोग, अभी भी आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे इंडिया की जो एज है, एवरेज एज, लिविंग एज है, वो बढ़ गई है। पहले वो कभी 40-50 हुआ करती थी, अभी 65 से 70 के बीच में है। तो बढ़ गई मतलब ये हुआ ना कि हमने कंडीशंस बेटर की, लोग अप्रोच अच्छी हुई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हैवी मेटल्स को लेके हमें कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन कब तक और किस लेवल पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही किसी तरह तो फेंकना नहीं चाहिए कि जो है ये हैवी मेटल है, वेट मेटल है, इस वजह से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। और अंत में एक बेसिक सा, जैसे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, हम हैंडमेड मेडिसिन पर प्रैक्टिस करते हैं त्रिभुवन आयुर्वेदा में। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कई वेडिंग रहते हैं जो हैंडमेड मेडिसिन पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम लोग से भी पूछते हैं, जब हम लोग बनाते हैं तो वो आके
प्रयास करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन अभी देखिए हम छोटे लेवल पर अगर जो बच्चा शुरुआत करना चाहता है, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से आपने इतना समय दिया है उस चीज़ में, तो आप उसको क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो ऐसा बताना चाहेंगे? जीएमपी फॉलो करना चाहिए, सबसे पहली बात है। जी। और जीएमपी के अंदर सारा कुछ डिटेल्स दिया जा चुका है। जी। अगर हम उसको अच्छी हेल्थ एंड हाइजीन फॉलो कर सकते हैं, पे बनाने वाले की भी और अपनी भी, तो दोनों अगर फॉलो कर लें तो फिर हमें लगता है कि दवाइयों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपने लेवल पे हम बहुत सारी दवाइयाँ अपने घर में बना के यूज कर, इसकी छूट देती है हमारी गवर्नमेंट भी छूट देती है अपने वैद्यों को अपने यूज के लिए जो दवाइयाँ बनानी है वो जो अपने पेशेंट को देते हैं उसकी छूट देती है, वो बना सकते हैं। हाँ। लेकिन ये मान के छूट दी जाती है कि ये जो बनाएंगे ये बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में बनाएंगे, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, अच्छी चीज़ें बन के आगे सामने। और ये कई बार हमने देखा भी है कि अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपना खुद की बनाई हुई, जो एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। हम जामनगर में थे तो उस समय कई सारी दवाइयाँ बनती थी हमारी अपनी फार्मेसी में, और वो पेशेंट केवल उसी दवाई को लेने के लिए आते थे। अभी पतिकर हमने एक बार हुआ कि नहीं था, क्योंकि हम ओपीडी में भी बैठते थे और डायरेक्टर फार्मेसी में भी थे, तो हमने अभी पतिकर जो है IMPCL का लेके मंगवा लिया था। हमने कहा इन शॉर्ट पीरियड जब तक हमारा बनेगा तब तक ये चल जाएगा। और पेशेंट ने को जैसे पता चला कि ये हमारी फार्मेसी की दवाई नहीं है, वो पेशेंट का इसे आप रख लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं, जब आपकी बन जाएगी तो आप हमको बता देना। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना, क्योंकि हमारे अपनी इनबिल्ट जो इन हाउस क्वालिटी जो मेडिसिन थी वो इतनी पॉपुलर थी वहाँ पे कि आज भी लोग 50-60 लोग डेली वहाँ क्वाद पीने आते हैं जो डायबिटीज़ है। तो हम पूछते तुम लोग सुबह सुबह क्यों आते हो यहाँ पे, तो क्या सर इतने सालों से पी रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही बात है। और ये बिल्कुल हमने देखा है कि हमने रिवर्स फार्माकोलॉजी इसमें की कि बहुत सारे हमारे वहाँ ENT में कोई डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ, इतने लोग डायबिटीज़ वाले हैं, कोई हो ही नहीं रहे। और फिर हमने स्टडी शुरू की तो पता चला वो काढ़ा पी रहे हैं लगातार, तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे। तो इसलिए जितने भी डायबिटीज़ वाले लोग हैं ना, उनको कोई ना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए सपोर्ट में, क्योंकि हमने ये देखा है अभी तक कि जितना कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में हेल्प करते हैं, तो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब कंडीशन में लेनी जरूरी होती है। तो एज अ वैद्य सभी वैद्यों को मेरा जैसा आपने बताया, तो मुझे यही लगता है कि जब एक वैद्य अपनी औषधि खुद से बनाता है तो उसको अपनी औषधि पर पूरा भरोसा होता है, और रोगी को भी इस तरह से फिर औषधि पर और वैद्य पर भरोसा होता है, तो रिजल्ट्स मिलने तो बनते ही हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से सभी वैद्यों को मेरे ख्याल से कुछ कुछ औषधियाँ खुद से बनानी ही चाहिए। 10-15 औषधियाँ, क्योंकि आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में आपके राइटिंग में केवल 25 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग नहीं होगी। पेशेंट कितने भी आए आपके पास 25-30 औषधियाँ ही आप लिखते हुए रहेंगे। तो 10-15 भी औषधियाँ अगर अपनी बना लेते हैं या अपने सुपरविजन में बनवा लेते हैं, अभी तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। आप थर्ड पार्टी लोन लाइसेंस में बना सकते हैं, आप खुद जाके खड़े होकर अपने सामने करवा सकते हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम भी कर सकते हैं कि अपने फार्मेसी आप फाइनल कर लीजिए, उनको बोलिए कि मेरे सामने बना के दो, वो बना के देंगे आपको। तो उस तरीके से अगर कुछ काम किया जा सकता है तो सब लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल और जिसके पास जगह है, पैसा है, वो इन्वेस्ट भी कर सकता है। बिल्कुल। अब यहीं पे देखिए आपको हमारे इसमें 4 मेरे स्टूडेंट जो एम फार्मा करके बी फार्मा करके हैं, वो यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि हम तो लखपति रह गए, लेकिन मेरे स्टूडेंट आज अरबपति हैं। क्या बात है। क्योंकि वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेट में रहे, अपनी चीज़ें मेहनत की, जुझारूपन दिखाया, और वो आज वर्ल्ड लेवल पे है। और हम गवर्नमेंट में हैं तो हम लखपति रहे, क्योंकि हमारी तनख्वाह कितनी भी होगी हम करोड़पति में नहीं पहुंच सकते। एक अभिभावक के भावुक क्षण जैसा है। जी बिल्कुल। इसलिए हम सभी बच्चों को कहते हैं कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले नहीं बनो। अभी स्किल डेवलपमेंट करो, मैक्सिमम अपना इस्टेब्लिशमेंट करो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो, स्टार्टअप इनोवेशन में जाओ, और मैक्सिमम टाइम खुद के लेवल पे काम करके जो आप कमा सकते हैं वो बाकी जगह नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो नौकरी देने वाले बनना चाहिए, नौकरी करने वाला नहीं बनना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। तो सभी वैद्यों को सर का क्लियर मैसेज है कि नौकरी देने वाले बनना है, नौकरी करने वाले नहीं बनना है।
तो अभी सभी दर्शक जो देख रहे हैं, तो आप समझिए जो आयुर्वेद में हम औषधियाँ दे रहे हैं, उन औषधियों की जो क्षमता है, उसको निखारने का काम लगातार जो सर कर रहे हैं। आप जो औषधियाँ देख पा रहे हैं, उसके जो एक बैकग्राउंड वाला जो वर्क है, उस पर लगातार भारत सरकार के साथ मिलकर सर जो काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है और हम सभी वैद्य सर को एक रोल मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अपने इनसाइट्स को हम Thank सबके you. साथ शेयर करने Thank के लिए, दर्शकों के साथ, वैद्यों के साथ, बडिंग वैद्यर्स के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।